कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। दुनिया में कोई एक पावरफुल लेडी को नहीं रोक सकता। आप रात को 24/7 अगर कोई मेडिकल शॉप चल रही है वहाँ होंगी, आप कैब ड्राइवर भी होंगे, आप हर जगह अगर महिलाएं होंगी तो क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा होगी। हर जगह महिलाएं आगे बढ़कर आ रही हैं। तो सभी चीज़ों में मेरे पेरेंट्स ने कभी भी जेंडर को बीच में नहीं आने दिया। महिलाएं खूब आगे तेजी से दौड़ती हैं। So I'm very proud for every woman who is doing that hard work. मुझे लगता है मैं टीचिंग प्रोफेशन में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा चारों तरफ है। ऐसे में अगर हम आपकी मुलाकात महिला सशक्तिकरण की मिसाल उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईएएस अफसरों में शुमार मेधा रूपम से न करवाएं तो महिला दिवस थोड़ा सा फीका रह जाएगा। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं आईएएस अफसर मेधा रूपम से। मेधा 2014 आईएएस बैच की अफसर रह चुकी हैं और हापुड़ में अपनी सेवाएं देने के बाद आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एसीयू के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आगरा ताज नगरी की एक सामान्य लड़की से लेकर एक आईएएस अफसर बनने तक का सफर कैसे तय किया। मेधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि महिला दिवस के पर्पस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, तो एक महिला अफसर होने के नाते और ग्राउंड जीरो पर काम करना, पब्लिक डोमेन में काम करना, पब्लिक के लिए काम करना कितना मुश्किल है। एक महिला अफसर के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? मैं इनफैक्ट ये कहूँगी कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कि एक महिला होकर हम आगे आके जनता में जाकर काम कर रहे हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक समस्याओं का समाधान उस तरीके से नहीं होगा जिस नज़रिए से हम महिलाएं देखती हैं। तो डेफिनेटली इन माई ऑलमोस्ट 9 years ऑफ सर्विस, 9 years में मैंने देखा कि बहुत सारे तरह से आई बीन एबल टू कंट्रीब्यूट एंड जनता का पूरा सपोर्ट रहा है। एंड एक महिला अधिकारी होने के साथ साथ इतना मान सम्मान पूरे प्रदेश में सबने दिया है। तो इसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। इनफैक्ट मुझे एनकरेज किया गया, लोगों ने बहुत आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया एंड हमेशा सपोर्ट किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। जब आप हापुड़ में डीएम बनी थी उस टाइम पे, मतलब एक हापुड़ वहाँ पे 1 साल पहले बम एक ब्लास्ट भी हुआ था, उसको आपने किस तरीके से टैकल किया और हापुड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में काम करना, वहाँ के चैलेंजेस क्या क्या कैसे? डेफिनेटली वो जो एक इलीगल फैक्ट्री चल रही थी एंड वहाँ पटाखे बनाने के उपकरण मिले थे, तो जब वो ब्लास्ट हुआ था एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वो सिचुएशन थी। बट डेफिनेटली टीम ने साथ दिया, हम भी खड़े रहे दिन रात एंड उस सिचुएशन में हमने पूरा प्रयास किया कि गरीबों का भी पूरी सहायता हो पाए। जितने लोगों को जिन लोगों को जले थे उन सबका हम लोगों ने उपचार पूरे बेस्ट हॉस्पिटल्स में, नॉट ओनली ऑफ हापुड़ में ही नहीं, हमने तो बल्कि इनफैक्ट एम्स में टाइप करके वहाँ के बर्न वार्ड्स में उपचार करवाया था। एंड इसके लिए बाय गॉड्स ग्रेस उस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट इनफैक्ट कोर्ट ने भी किया था। एंड कोर्ट ने स्पेसिफिक एक ऑर्डर भी निकाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि डीएम हापुड़ द्वारा पूरा प्रयास जो किया गया है उसकी प्रशंसा करी गई थी। तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क जब आप करते हैं कहीं ना कहीं उसे रिकग्नाइज डेफिनेटली किया जाता है। मुझे याद है एक 4 साल का मूक बच्चा एक बोरवेल में गिर गया था बाय द ऑलमोस्ट एंड ऑफ माई टेन्योर। तो उस बच्चे को निकालने में भी पूरा एनडीआरएफ की भी टीम लगी थी, हम भी लगे थे। बहुत चुनौतीपूर्ण था बिकॉज बच्चे को कुछ समझाना बहुत कठिन था। एंड वो बोरवेल की हाइट भी ऑलमोस्ट 44 to 54 फीट का डेप्थ थी। तो उसमें पूरी टीम लगी और खुद एक लीडरशिप देने की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आजकल महिलाएं बहुत खरी उतर रही हैं एंड मेहनत करने में भी कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ते। तो जितनी भी चुनौतीपूर्ण, जैसे गढ़ मेला था, आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग दिन रात चलते रहते थे। पूरी रात के 3-3 बजे तक रोडों पे खुद पेट्रोलिंग करके हमने और तब के कप्तान साहब ने इंश्योर कराया था कि जाम नहीं लगे। तो डेफिनेटली मेहनत से अगर लगते हैं तो हर समस्या का समाधान होता है। और ये मैंने पाया कि अपने हापुड़ टेन्योर में भी पूरी तरह से पूरा प्रयास किया हम लोगों ने। आपने जैसे पहले सवाल के जवाब में बताया कि लोगों ने बहुत ज्यादा आपको मान सम्मान दिया, एक महिला के तौर पर जो भी चुनौती आई लोगों ने उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो जब आप एक सफल महिला हैं, ऑफ कोर्स आप इतने बड़े पद पर हैं, तो मान सम्मान आपको मिलना है।
लेकिन जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। तो एक अफसर महिला का लाइफस्टाइल, उनका जीवन, और एक सामान्य महिला का लाइफस्टाइल, उनमें आप क्या फर्क महसूस करती हैं? पहली चीज़ मैं समस्त महिलाओं से कहूँगी, पहले आपको अपने दिल में कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोट करी है कि कई बार हम महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें ये करने के लिए एक पाबंदी हम पे लगाई जा रही है, हम अलाउड नहीं है करने के लिए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिस दिन आप दृढ़ निश्चय ले लेंगी कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई भी रुकावट आए, कोई भी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त जन हो, चाहे वो समाज हो, अगर एक लेडी डिटरमिन्ड होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अपने उद्देश्य अच्छे रखेंगी, मेहनत से लगेंगी, तो मैंने देखा है एक आम नारी भी इतनी पावरफुल हो जाती है, उसके अंदर स्वयं दुर्गा माँ का निवास हो जाता है। एंड वो आगे चल के ऐसे आप देखेंगे कई लेडीज, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो आप हो, चाहे आप देखेंगे एनजीओज में कई बार परिवार से लड़ते हुए आगे आती है। और जब तक आप स्वयं में निर्णय नहीं लेंगे कि मुझे ये करना है, जिस दिन मुझे लगता है एक महिला सोच लेती है, मैं भी अपने आप को एक आम महिला ही मानती हूँ। मैं इनफैक्ट प्रेफर करती हूँ जब भी मैं कहीं जाऊँ या कुछ हो, तो एक आम महिला के साथ मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ। तो ये चीज़ मैं सभी को कहूँगी कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, दुनिया में कोई एक पावरफुल लेडी को नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़ मेरा ये भी मानना है कि आज जो ये वातावरण जो हो रहा है कि क्या महिलाएं सेफ हैं, ये सारी चीज़ें, तो जिस दिन आप रोड पे आ जाएंगी, आप हर फील्ड में होंगी, आप पुलिस में होंगी, आप ट्रैफिक पुलिस में होंगी, आप रात को 24/7 अगर कोई मेडिकल शॉप चल रही है वहां होंगी, आप कैब ड्राइवर भी होंगे, आप हर जगह अगर महिलाएं होंगी, तो क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा होगी। मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप निकल के, हम लोग हर जगह अगर हों, महिलाओं को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध भी रहेगा सबसे कि आप लोग प्लीज हर फील्ड में आइए, हर तरह का काम करिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि सुरक्षा, महिला की सुरक्षा को हम इंश्योर करें, उसके लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? और आई थिंक आपने बहुत सटीक जवाब दिया है उसका कि अगर हर जगह महिलाएं होंगी, हर फील्ड में होंगी, तो किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप अपने आप में इतनी बड़ी होंगी कि कोई आपको छू ही नहीं सकता। तो आपने केरल में भी, अगर हम आपके निजी जीवन की बात करें, शुरुआती बात करें, तो आप केरल में रही हैं, आपको मलयालम आता है? हाँ जी, കുറച്ച് മലയാളം എനിക്കറിയാം. അത്ര നല്ലതായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ऐसे हिंदी में भी बता दीजिए। ये थोड़ा बहुत मलयालम बोल लेती हूँ मैं। और मैंने ज़िंदगी के 13 वर्ष केरला में बिताए हैं, और केरल वाकई में बहुत कुछ सीखने को है। तो जो मैंने केरल से सीखा है, मैं प्रयास करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी, जैसे कि केरला में आप देखेंगे तो घर में मोस्ट ऑफ द विमेन आर वर्किंग, एंड ये भी रहता है कि सारे मतलब घर के बोथ लेडीज एंड जेंट्स दोनों सुबह जल्दी उठते हैं, दोनों किचन में साथ में लगते हैं, दोनों बच्चों का टिफिन पैक करते हैं और साथ में पूरी फैमिली निकलती है। बल्कि मेरा स्कूल खत्म होता था शाम को 4 बजे, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि बोथ आर वर्किंग, तो उस तरह से स्कूल्स भी ऐसे रखे गए हैं। एंड हर चीज में महिला और पुरुष कदम से कदम मिला के चलते हैं। वहाँ ये नहीं है कि ये काम महिलाओं के हैं या ये काम महिलाओं के नहीं है। तो ये एक चीज मैं हमेशा उत्तर प्रदेश में भी लोगों को एनकरेज करती हूँ कि आप लोग भी एक एक्चुअल इक्वालिटी की तरफ चले। ये जो है ना, ये मुझे लगता है जो आपने बताया कि सब लोग इक्वल हैं, कोई ये ऐसा वहाँ पे प्रिटेंड नहीं होता कि ये काम महिलाओं के हैं या ये काम पुरुष के हैं। तो ये किसी गवर्नमेंट से ज्यादा थॉट प्रोसेस का काम है, आप अपनी सोच बदलें। तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में कब तक आएगा, कितना मुश्किल है? क्योंकि एक जो सोच सदियों से बनी आ रही है लोगों की, तो उसे बदलना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? मैं तो कहूँगी ये सोच बदल रही है। आज आप देखेंगे हर फील्ड में, हर जगह, चाहे जैसे अब आप हमारी अथॉरिटी को देख लीजिए, हमारे हर लेवल ऑफ ऑफिसर्स में इतनी सारी महिलाएं हैं, एंड उसके कार्य की कंफर्ट लेवल पूरे ऑफिस में है। इसी प्रकार से चाहे आप फील्ड की अब जो पोस्टिंग्स होती है, चाहे सीडीओ की पोस्टिंग हो, चाहे इवन लेखपाल हो, चाहे इवन ग्राम विकास अधिकारी हो, हर जगह महिलाएं आगे बढ़कर आ रही हैं। तो डेफिनेटली थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, मगर आज भी इस थॉट प्रोसेस को और चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सोच है कि शादी करके महिला अपना घर छोड़ के अपने पति के घर चली गई है और अपने पेरेंट्स का ध्यान सिर्फ बेटा ही रख सकता है, बेटी नहीं, ये एक सोच की बदलाव में मुझे लगता है अभी आवश्यकता है
क्योंकि जब तक वहाँ पे माइंड में ये बात नहीं आएगी, वो जो चाहत होती है कि एक हमारा बेटा हो, उसका कारण जो कहा जाता है कि चिराग हो घर का, तो क्यों वो बेटी वो काम क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने पेरेंट्स का नाम क्यों नहीं रोशन कर सकती? मैं अपने पेरेंट्स का बुढ़ापे में क्यों नहीं ध्यान रख सकती? ये सोच भी मैंने बदलते हुए देखी है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अब पेरेंट्स भी बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हम अपनी बेटी का सहारा लेंगे। और भगवान ना करे सहारा लेना पड़े कभी, बट इस चीज़ों में देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक माइंडसेट बदल रहा है। डेफिनेटली भी और बदलने की आवश्यकता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में भी एक जो सम्मान, एक रिस्पेक्ट जो महिलाओं को करना चाहिए, उसमें उत्तर प्रदेश मेहनत से लगा हुआ है और आगे भी बढ़ेगा। बट आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, द सिचुएशन विल वेरी सून इम्प्रूव इवन मोर। आपने अब तक अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं, आपने भी बताया 2014 से आपकी शुरुआत हुई ट्रेनिंग के बाद लवासना में। तो अब तक के कार्यकाल में आगे आप बहुत आगे जाने वाली हैं, बहुत बड़े फैसले लेंगी, लेकिन अब तक का आपका कौन सा फैसला रहा है जिसे आप सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मानती हैं किसी चीज को सुधारने में, प्रदेश को सुधारने के लिए? मैं कहूँगी कि जो हमारी सेवा होती है, छोटे-छोटे काम होते हैं एंड वो छोटी-छोटी चीज़ें ही जैसे दिन बना देती हैं। तो बड़े काम भी बहुत होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा चुनाव करवाते हैं, चुनाव कराने में जो चैलेंज रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। पर छोटी-छोटी चीज़ें जैसे मुझे याद है जब मैं उन्नाव में एसडीएम सदर थी और वहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास से ही जा रही थी, एक ढाबे में एक मेरे ख्याल से 8 साल का एक छोटा बच्चा काम कर रहा था। तो उस समय एक माहौल जैसे रहता है, यस, हम लोगों ने तत्काल उस बच्चे को रेस्क्यू किया। बट जो ट्रेनिंग होती है वो जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है डिस्ट्रिक्ट की, वो देती है। बट उसमें मैं स्वयं रही एंड मैंने उस बच्चे के पेरेंट्स को काउंसिल किया कि आप इसको पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं भेजते। और मैंने समझाया और उसके बाद सुनिश्चित किया कि बच्चा एक स्कूल में जाए। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग की नौकरी में छोटे-छोटे मौके होते हैं जिसमें वी कैन मेक अ डिफरेंस टू समबडीज़ लाइफ। जब वो बच्चा पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, कोई भी हो, मेरा ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है। आप जिस पद पर हैं और हर एक व्यक्ति, आप सोशल सर्विस करें, प्रदेश के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। सोशल सर्विस सभी को करनी चाहिए, मेरा एक ये भी अनुरोध रहेगा और छोटे-छोटे स्टेप से हमारा देश और आगे जाएगा। अब मैं आपके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आपके कामकाज के बारे में जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपका क्या काम है, आप यहाँ की क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं और अब तक आपने यहाँ के लिए मतलब ग्रेटर नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए क्या कुछ किया? यहाँ पे लगभग जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ आई हैव द हेल्थ डिपार्टमेंट। सो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ दोनों फंक्शंस हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के भी फंक्शन हैं, साथ में नगर निगम के भी फंक्शंस हैं। तो यहाँ पूरे शहर का अगर आप देखेंगे, ग्रेटर नोएडा के पूरे शहर की ज़िम्मेदारी हर तरह से अथॉरिटी की आती है, चाहे वो साफ-सफाई हो, चाहे वो वेस्ट कलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी देना हो, चाहे वो रोड्स बनाना हो, चाहे वो पानी देना हो। तो इस पूरी चीज़ में अथॉरिटी लगी हुई है, इसके साथ हम भी लगे हुए हैं। एंड साथ में मेरे पास इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ज है, स्वास्थ्य के साथ-साथ। तो इंडस्ट्रीज़ में जितना हम होता है लैंड एक्वायर करते हैं, उसका हम लोग प्लानिंग करने के बाद एलोकेशन करते हैं। तो इसको एक ट्रांसपेरेंट और एक ईमानदारी से हर अलॉटमेंट हो। और इंडस्ट्रीज़ वालों की तो कई समस्याएँ यहाँ पे रहती हैं, चाहे वो लीज़ प्लान बनना हो, चाहे वो एफएआर में बढ़ोतरी हो, या फिर आगे चल के इनका टीएम होना हो, ट्रांसफ़र होना हो, या मॉर्टगेज परमिशंस हो। ये सब काम भी अथॉरिटी देखता है एंड इसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं। ओपन डोर पॉलिसी है, किसी की कोई भी समस्या हो कभी भी ऑफिस के अंदर आ सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। एक तो मेरा ये पिलर रहता है काम में कि सभी को सुना जाए एंड दूसरा इज डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, क्योंकि मुझे लगता है ईमानदारी से जो काम होगा एंड स्पेशली बीइंग इन एन इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत आवश्यकता है। तो इन दो चीज़ों पे हम लोग प्रयास करते हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सारी चीज़ें नियम अनुसार हो। और साथ में जैसे कि साफ सफाई है तो फील्ड में भी काफ़ी निकलना रहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड डेफिनेटली वो प्लानिंग हम लोग को करनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा में बहुत बहुत स्कोप है एंड इसमें हम अच्छे से अभी मेहनत कर ले जाएंगे तो आगे के 10-15 साल तक लोग के लिए एक सुविधा रहेगी इस शहर में। तो उसी पे हम लोग मेहनत से लगे रहते हैं। जब आप हापुड़ में डीएम बनी तो आपने अगले ही दिन आप फील्ड पर गई थी और उसके बाद जो अधिकारी समय पर नहीं आए थे उन पर भी आपने कार्रवाई की।
उनके 1 दिन के वेतन काटने का आदेश दिया था आपने। तो आप आईएएस बनी, वो क्या थॉट था कि मुझे एक आईएएस अफ़सर बनना है? आप शूटर रह चुकी हैं, आपने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उसके बाद उन सबको छोड़ के आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक और यू। तो शूटिंग को छोड़कर, म्यूज़िक को छोड़कर आईएएस अफ़सर बनना, ये क्यों मन में आया? इसके लिए क्यों इतनी मेहनत हो गई और आप रैंक होल्डर रही हैं? तो ये सब कुछ कैसे, और इस जॉब में आपको एक ऐसा मोमेंट होता है ना कि जिसके लिए आप वो कर रही हो कि कहाँ क्लिक हो जाए, मतलब ज़्यादा मज़ा आपको कब मिलता है? ऑफ़िस में बैठकर काम करना या फ़ील्ड पर जब आप लोगों से मिलती हैं तब? और वो एक मोमेंट जब आपको ऐसा लगे कि बस मतलब इसी चीज़ के लिए मैं इस प्रोफ़ेशन को चुनी थी, ऐसा क्या है? मैं मानूँगी कि जो आपने पहला सवाल पूछा कि इंस्पिरेशन हुँ, क्या, तो मैं कहूँगी मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं। जी। मेरे फादर भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, एंड माय मदर आल्सो, शी आल्सो मोटिवेटेड मी, इंस्पायर्ड मी। सो माय मदर हैज़ ऑलवेज़ बीन बहुत एगैलिटेरियन, उनकी थॉट्स हैं कि उन्होंने मुझे कभी, मेरे पेरेंट्स से कभी एहसास नहीं होने दिया कि किसी प्रकार की कोई भी चीज़ हो जो सोसाइटी मानती है कि ये शायद लड़कों की है। जैसे मैंने कबड्डी खेला है, मैंने रेसलिंग करी है, मैंने शूटिंग करी है, तो सभी चीज़ों में मेरे पेरेंट्स ने कभी भी जेंडर को बीच में नहीं आने दिया। तो उससे जो मेरा विज़न रहा, जो मैंने सोचा, हमेशा एक चीज़ मैंने अपने फादर से ये सीखी कि कहीं भी कुछ भी करो, देश के लिए ज़रूर करो। तो वो एक सोच बचपन से इनग्रेन्ड थी, कहीं न कहीं भारत माँ के लिए कुछ कर पाऊँ, ये सोच थी जो मुझे यहाँ तक लाई। और ऐसा नहीं है, आप हर तरीके से कर सकते हैं, हुँ, बट समहाउ एक ये था मन में कि प्रशासनिक सेवा रहेगी तो शायद मैं ऐसे निर्णय ले पाऊँ। हुँ, एंड दूसरी सोच डेफ़िनिटली, जब मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर पाती हूँ, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में, तो मुझे लगता है कि यस, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन इट क्लिक्स। तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ मुझे लगा है कि यस, भगवान ने मुझे मौका दिया है, एंड उस मौके का पूर्ण सदुपयोग करना मेरी जिम्मेदारी है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूरा प्रयास रहता है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया उस पर मैं लग के मेहनत से काम कर पाऊँ। ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब हम 21वीं सदी में हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। एक महिला-पुरुष बराबरी की बात हम सदियों से कर रहे आ रहे हैं। तो अब तक वो चीज़ कितना पूरा हो पाया है, और आपको ऐसा फ़ील होता है कि वाक़ई में महिला-पुरुष ये जो समानता की बात हम कर रहे हैं, वो महिलाओं को मिल रहा है, बराबर का अधिकार मिल पा रहा है? देखिए, चैलेंज और स्ट्रगल चलती है, एंड अगर कोई लेडी एक्सपेक्ट करे कि पुरुष पीछे हटेंगे हुँ, ताकि महिलाओं को अपना अधिकार मिले, मुझे लगता है वो सोच भी थोड़ा करेक्ट करने की आवश्यकता है। महिलाओं को आगे जाकर अपना अधिकार लेना होगा, एंड मेरा ये मानना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं महिलाओं में, चाहे आप स्पोर्ट्स में देख लें, चाहे आप जर्नलिज्म में देख लें, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लें, चाहे आप जुडिशरी में देख लें, हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं और अपना हक खुद ले रही हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली द स्ट्रगल इज ऑन। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह, अभी भी सोसाइटी में है कई स्टेजेस। जैसे आप देखेंगे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, इसमें मैंने उन्नाव में काफ़ी काम किया था। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी अभी देखा जा रहा है कि जो गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है वो इन कंपैरिजन टू बॉय चाइल्ड कम है। तो इस सोच में बदलाव अभी भी होने की आवश्यकता है, और अभी भी मुझे लगता है सोसाइटी को वो अपनी आंखों में और अंदर दिल से मानने में कि लड़की लड़का एक समान है। समय लगेगा, बट दीवार टूट चुकी है और महिलाएं खूब आगे तेजी से दौड़ रही हैं। आई एम वेरी प्राउड फॉर एवरी वुमन हु इज डूइंग दैट हार्ड वर्क, एंड ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम रोल मॉडल की तरह इसी तेज गति से आगे चलते हैं। और वो जो आपने लाइन दी ना कि कोई आपके लिए कुर्सी छोड़ेगा नहीं, आपको खुद आकर आना है। तो जो अगर आपको बड़ी मतलब छोटी लकीर को छोटा कैसे करना है, आपको किसी को पीछे नहीं, बल्कि एक खुद आप उसके आगे एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो जो पहले वाला है वो अपने आप छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, absolutely। तो अब थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, आपके कामों के बारे में। हमने बहुत सारी बातें की, महिला दिवस पर बातें की, लेकिन निजी जीवन में मेधा रूपम कैसी है? ओके, वेल, अधिकारी होना एक अपने में, विद सो मेनी थिंग्स वन हैज टू बैलेंस। मेरे पास दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, अद्वैता और आरोही, एंड मेरे हस्बैंड वो इस समय जिलाधिकारी संभल हैं, मनीष जी। तो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है मेरा घर भी ऑफिस की तरह ही चलता है, एंड बच्चों के लिए भी
खाने का शेड्यूल पहले से सेट है और पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। तो मैं प्रयास करती हूँ कि डिसिप्लिन, क्योंकि मुझे लगता है इंसान अपने नेचर को बदल नहीं सकता। जो आप घर में हो या आप ऑफिस में है, तो डिसिप्लिन को मैं प्रयास करती हूँ। सुबह जल्दी उठना, तो 5 बजे। ऐसा कभी फील होता है कि पर्सनल लाइफ नहीं बची है, हमेशा मतलब काम 24 घंटे? कुछ बलिदान या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, एंड इसमें तो जानते थे हम लोग सेवा में आने से पहले। कई बार होता है बच्चों को बुखार है, बीच में एक सिचुएशन रही थी, बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे मेरे, एंड एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल थे, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। बट ये एक एडवाइस मैं सबको कहूँगी, बेस्ट है कि आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप 5 बजे उठते हैं और आप अपने बच्चों को भी सुबह 5 बजे उठा लेते हैं, तो मॉर्निंग आवर्स अगर आप बच्चे को देते हैं, उससे एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स से, मेरे फादर मुझे आज भी याद है, खुद डीएम थे, फिर भी सुबह के वो 2 घंटे पापा हमेशा हमको देते थे। उसमें कई सारी चीज़ें, चाहे वो स्पोर्ट्स कराना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए गाइड करना हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो सुबह का टाइम अगर आप अपने परिवार को देंगे, उससे जो बूस्ट मिलेगा परिवार को, तो हम लोग सुबह से लेकर रात कब हो जाती है काम में पता नहीं चलता, छुट्टियों का ज़्यादा मौका नहीं रहता, ये सारी चीज़ें हैं। फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, अगर रेयरली कभी मिले तो आप क्या करना पसंद करती हैं? हाँ, मेरी हॉबीज़ काफ़ी थी, जैसे शूटिंग, सिंगिंग, बट फ्री टाइम अभी तो नहीं मिल पा रहा। बट चलिए, कभी शायद मिलेगा। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं पसंद। बट पसंद तो यस, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, एंड ये मैं राय सबको देती हूँ। आजकल बच्चों में इतना स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, तो साथ में एक स्पोर्ट्स ज़रूर करें। मुझे आज भी याद है कि सिविल्स की तैयारी के दौरान मैं जाके स्क्वॉश खेलती थी, चाहे कोई हो चाहे नहीं हो, रैकेट और बॉल लेके अपने आप, तो उससे पसीना भी आता था एंड एक एजिलिटी बनी रहती थी। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई पहले अच्छी चलती है, फिर धीरे-धीरे आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो अगर आप उसको ब्रेक करके कोई एक्टिविटी चेंज कर लेंगे, जो आपको पसंद हो, गाना पसंद हो, गिटार पसंद हो, भजन पसंद हो, गीता पसंद हो या स्पोर्ट्स पसंद हो, तो वो करके मैंने हमेशा ये पाया कि लाइफ में कई सारी चीज़ें मैंने प्रयास किया कि अलग-अलग फील्ड में मैं प्रयास करूँ, तो उससे एक मोनोटोनस लाइफ मेरी कभी नहीं रही है। अगर आप आईएएस नहीं होती तो फिर क्या होती? मुझे लगता है मैं टीचिंग प्रोफेशन में होती, एंड क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, एंड उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे लगता है देश को आप जहाँ ले जाना चाहते हो, वो फ्यूचर जनरेशन ही है, अगर आप उसको सही से टोन कर दें, तो डेफिनेटली मैं टीचर होती। और मेरा इनफैक्ट आने से पहले टीच फॉर इंडिया में सिलेक्शन भी हुआ था, एंड वहाँ पे मेरी जॉब भी लग गई थी। फिर उसके बाद यहाँ का रिजल्ट आ गया, तो मैं इस डायरेक्शन में आ गई, बट डेफिनेटली किसी गाँव में बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ बच्चों को पढ़ा रही थी। महिला दिवस है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि लगे रहिए, अपने पे विश्वास रखिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी उड़ान को नहीं रोक सकता। वी आर ऑल विद यू, एंड एक दूसरे के साथ रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ट्राई सिटी, मैं हूँ आपके साथ ज्योति यादव। थैंक यू सो मच।